हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जीके, साइंस और पॉलिटी के क्वेश्चन देखे हैं। आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। देखिए, इकोनॉमिक्स के पोर्शन में कथन जरूर पूछता है किसी न किसी का। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगनर नक्स का। आगे बढ़ते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन अल्प विकसित देश के विकास के लिए संतुलित विकास नीति अपनाने का समर्थक नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है अल्बर्ट ओ हर्शमैन। आगे देखते हैं। डब्ल्यू रेस्टो द्वारा प्रतिपादित विकास सिद्धांत में किसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विकास में कितनी अवस्थाएं आती हैं। तो देखिए, इसमें आती हैं 5 अवस्थाएं। आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील। आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन के दक्षता में वृद्धि, आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई। देखिए, योजना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी योजना अच्छे से डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसका एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे जिसमें पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित विकास। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या, औद्योगिक रुग्णता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक रुग्णता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता दर, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। आगे देखते हैं। निम्न में किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मिर्डल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त सूचकांक कौन सा है। तो वो सूचकांक है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में एक स्थिर वृद्धि। भारत में आय और संपत्ति के असमान वृद्धि को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है कृषि का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सीमा से अधिक संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, कराधान की प्रगामी प्रणाली को अपनाकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, कराधान की प्रगामी प्रणाली को अपनाकर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार भिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है स्थिर पूंजी की खपत की दृष्टि से। आगे देखते हैं। संतुलित वृद्धि का अर्थ है, इसका राइट आंसर है विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन का समान वितरण। सामाजिक उपरिव्यय पूंजी के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। सिंचाई की सुविधा, ऊर्जा उत्पादक इकाइयाँ, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा सुधार, स्वास्थ्य सुधार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। निम्न में से कौन इस समिति का सदस्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर CS हनुमंत राव। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 17 है, इस समय वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आधार वर्ष क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है 1993। प्रयोज्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रयोज्य क्या है, प्रयोज्य है व्यक्ति आय प्रत्यक्ष दर। GDP में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसमें शामिल होते हैं निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, वस्तु एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का परामर्शदाता नहीं था? ऑप्शन है साइमन कुजिनेत्स्क, गुरनाल मिंडल, JRN स्टोन, डॉक्टर डर्कसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरनाल मिंडल। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, जिसे श्वेत पत्र कहा जाता है, विवरण होता है भारत में विदेशी व्यापार के लाभ हानि का, भारत के राष्ट्रीय आय का, भारत के आंतरिक व्यापार के लाभ हानि का, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल लाभ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय के बराबर। मूल्य संवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से क्या घटाया जाता है? तो देखिए निम्न में से क्या घटाया जाता है? पूंजी का उपभोग घटाया जाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? रोजगार प्राप्त लोगों की मिश्रित आय, वंशानुगत कर या मृत्यु शुल्क, विदेशी कंपनी के बॉन्ड पर ब्याज, स्वैच्छिक संगठनों के श्रमिकों की आय। तो देखिए घटाया जाता है वंशानुगत कर या मृत्यु शुल्क। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की आय गणना आय विधि से की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग और बीमा। निम्न में से किस क्षेत्र में व्यय विधि का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा घटाया जाता है? निगम लाभ कर, परिवारों द्वारा भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, लाभांश। तो इसका राइट आंसर होगा निगम लाभ कर। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसी नई कंपनी के शेयर में निवेश, प्रतिरक्षा व्यय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध लाभ। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा स्थिर पूंजी का उपभोग। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ऋण ब्याज को शामिल करता है? राष्ट्रीय आय, निजी आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी आय। किसी विदेशी दूतावास द्वारा भारत में की गई खरीदारी निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी? विदेशों से शुद्ध साधन आय, स्थानांतरण भुगतान, भारत से उस देश को निर्यात, घरेलू उपभोग व्यय। तो इसका राइट आंसर होगा भारत से उस देश को निर्यात। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए कोई साधन ना हो, जिसकी कोई तटीय सीमा ना हो, जो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कभी ऋण न लेता हो। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता। और वैसे तो विश्व में कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था का देश नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया को कुछ हद तक इस कैटेगरी में रखा जाता है। निगम उपक्रमों का तात्पर्य है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपने मालिकों से स्वतंत्र हैं। निम्न में से कौन भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रेल, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय तेल निगम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल। निम्न में से कौन परिवार के निवेश का एक अंग है? एक फ्रिज की खरीद, एक नए मकान की खरीद, मकान की रंगाई पुताई, नए कार की खरीद। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा बी, नए मकान की खरीद। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकलन में कौन सी एक समस्या नहीं है? भारत एक बहुत बड़े क्षेत्र का गैर मौद्रीकृत होना, भारत में उद्योगों का कम विकास होना, भारत में काले धन की विशाल मात्रा, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों की अपर्याप्तता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में उद्योगों का कम विकास होना। ये एक समस्या नहीं है, बाकी अन्य तीनों एक समस्या है। आगे देखते हैं, योजना विधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा बढ़ा है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें सकल घरेलू उत्पाद में
इसमें देखिए होगा उपयुक्त क्षेत्रफल का योगदान घटा है, द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा आइटम तृतीय क्षेत्र का घटक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवहन, भंडारण एवं संचार, बैंकिंग तथा बीमा, विदेशी क्षेत्र, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का घटक है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन एवं खनन, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का घटक है? बिजली, गैस एवं जलापूर्ति, कृषि, परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिजली, गैस एवं जलापूर्ति। ये फर्स्ट स्टेज प्राइमरी का है और ये टर्सरी तृतीय क्षेत्र के हैं। आगे देखते हैं, दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? आर्थिक नियोजन, एकाधिकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का होना, आय की समानता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का होना। आर्थिक नियोजन अंग है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। प्रश्न नंबर 47 है, कीमत तंत्र प्रधान लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि देश की तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, देश में व्याप्त उच्च मुद्रास्फीति, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षाकृत मंद गति। प्रश्न नंबर 49 है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यह जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था की विशेषता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 1972 में। देखिए जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1972 में, और जब रेगुलर जो 10 वर्षीय जनगणना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1981 में। भारत प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई? तो देखिए अभी मैंने बताया ये हुई थी 1981 में। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1921। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय जनसंख्या की उच्च जन्म दर के बावजूद भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होने का क्या कारण था? ऑप्शन है, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियां, महामारियां, अक्सर पड़ने वाले भयंकर अकाल, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वृद्धि दर के लिए उत्तरदायी रहे हैं? अकालों का उन्मूलन, महामारियों की रोकथाम, मलेरिया और टीबी के रोगियों में कमी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, भारत में जन्म दर के ज़्यादा रहने का कारण है कृषि की प्रधानता, गरीबी, शादी की अनिवार्यता, उपयुक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जन्म दर बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारण नहीं है? शादी की कम उम्र, संयुक्त परिवार प्रणाली, शिक्षा की कमी, धीमी शहरीकरण की गति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धीमी शहरीकरण की गति। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में शादी की उम्र बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता मिली है? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन, मलेशिया, श्रीलंका, उपयुक्त सभी। भारत सरकार के अंतर्गत परिवार नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 1966 में। आगे देखते हैं, वर्तमान में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो ये है तृतीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो थे गुलजारी लाल नंदा। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था वह कौन थी, वह कौन सी योजना थी? तो देखिए वो 8वीं योजना थी। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण है शिक्षा का अव्यवस्थित विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव,
आर्थिक विकास की धीमी गति, रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की अपर्याप्त संख्या, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी की कालिक प्रकृति क्या है? कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, सदैव के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सदैव के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली सर्वप्रमुख बेरोजगारी कौन सी है? चक्रीय बेरोजगारी, ऋत्विक बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी कैसे होती है? जैसे किसी के यहाँ खेती हो रही है तो उस खेती में पूरा परिवार लगा रहता है, वो लोग कुछ और काम नहीं करते हैं, तो ये प्रचंड बेरोजगारी होती है। आगे देखते हैं, प्रचंड बेरोजगारी का तात्पर्य है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक हो। आगे बढ़ते हैं, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निर्माण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल के पेपर में। आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952, 1972, 73, 1975, 1977। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1952। 1975 में मशहूर 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा गरीबों के उत्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन इसके वित्त संबंधी बोझ का वह केंद्र तथा राज्य संबंधों के बीच किस अनुपात में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50-50 यानी कि आधा आधा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में काम के बदले अनाज स्कीम का विलय कर दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर 1993 को। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अभी हम हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को चेक करिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और समय बहुत कम रह गया है, तो कोशिश करिए कि आप वही देखें जो आपके सिलेबस में हो। ये सभी क्वेश्चन मैं सिलेबस के हिसाब से ही करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।